I am going to discuss 31 स्टेंजा ऑफ दिस पोएम। अब इस कविता के अंतिम स्टेंजा की तरफ चलते हुए हम जो है अंतिम से पहले मतलब कि अभी एक और बचेगा 32 31वें स्टेंजा की तरफ हम चल रहे हैं। जैसा कि द पोएट हैज सेड, ही वाज ड्यू टू पॉवर्टी, he was out of the well education, out of getting the well education due to poverty, on account of poverty, निर्धनता के कारण। जैसा कि अभी उसने बताया, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कवि जो है अब अपने को दफनाए जाने की स्थिति के बाद अपने स्मृति चिन्ह पर क्या लिखा होना चाहिए, क्या उस पर खुदा होना चाहिए, इसको वो बता रहा है कि जहाँ पर हमारे शव को, हमारे डेड बॉडी को दफनाया गया है, उसके स्मृति चिन्ह में ये लिखा रहना चाहिए कि लैक ऑफ प्रॉपर एजुकेशन, मतलब कि शिक्षा के अभाव के कारण, मतलब निर्धनता के कारण कभी अपने जीवन में चतुर्मुखी विकास नहीं कर पाया, अर्थात उन चीज़ों से वंचित रह गया जो चीज़ें, जो सुख सुविधाएं कवि को सर्वोपरि बनाती और विकास में सहायक होती। उसी के संदर्भ में कहते हुए थॉमस ग्रे आगे क्या कह रहा है इस पैसेज में, लार्ज वाज हिज बांटी एंड हिज सोल सिंसर, हेवन डिड ए रिकम्पेंस ए लार्जली सेंड, the gave to misery, he gone to misery, all he had a tear, all he had a tear, he gained from heaven, it was all he wished a friend। जैसा कि 4 पंक्तियां जो दी गई है, इसमें कवि क्या कह रहा है, थोड़ा सा हम उस पर विचार कर रहे हैं। मतलब वो अब कब्रिस्तान से आगे की बात करता है। कब्रिस्तान में उसे लोग दफनाएंगे, दफनाने के बाद वो लोगों से अपेक्षा करता है कि जो स्मृति चिन्ह बनेगा उसमें सारी चीज़ें, वो शिक्षा से वंचित क्यों हो गया, गरीबी विपन्नता के कारण उसको क्या, उसका जीवन में क्या अभाव रह गया, इन सब चीज़ों की अपेक्षा वो करते हुए कह रहा है कि क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए कि वो कह रहा है कि अब लार्ज वाज हिज बंटी एंड हिज सोल सेंसर, मतलब वो अपनी उदारता, मतलब वो ये अपेक्षा कर रहा है कि आगे कब्रिस्तान के शिलापट पर, मतलब वो पत्थर पर, कब्र के पत्थर पर उसके उदारता, मतलब वो अपने कर्तव्य उसकी कितना सजग था, हिज सोल सेंसर, मतलब उसकी आत्मा कितनी सेंसर थी, इसको प्रकट किया जाए, मतलब इसको प्रकट किया जाए, ऐसी वो अपेक्षा करता है कि उसकी उदारता को, उसकी प्रखरता को, उसकी आत्मा कितनी पवित्र है, मतलब ईश्वर से उसका कितना लगाव है, प्रेम है, इन सब चीज़ों को हेवन डिड ए रिकम्पेंस ए लार्जली सेंड, वो मतलब आगे ये अपेक्षा करते हुए कह रहा है कि उसे दयालु था, निष्ठा से परिपूर्ण, मतलब वो दयालुता था, निष्ठा से परिपूर्ण व्यक्ति है। द पोएट अगेन सेज दैट, कभी आगे कहते हुए कहता है, आगे कह रहा है तो उसका जो हृदय है वो निष्ठावान है, वो परिपूर्ण है। देयर इज नो इनकम्प्लीशन, मतलब इसमें किसी प्रकार की अपूर्णता नहीं है, वो पूर्ण है। वह आगे कहते हुए, कभी आगे कहते हुए ये बता रहा है, कविता के इन पंक्तियों में थोड़ा सा ध्यान देंगे, ही गेव टू मिजरी, मतलब उसको, मतलब वो दुखी लोग, मतलब वो ही गेव टू मिजरी ऑल ही हैड ए टीयर, मतलब उसको दुख तो मिला, मतलब वो दुखी लोगों के दायरे में तो रहा, और लेकिन क्या हुआ, उसको रिकम्पेंस ही हेवन डिड, मतलब ईश्वर ने, मतलब ये कहा कि उसको अधिकारों से, शिक्षा से, निर्धनता के कारण तमाम प्रकार की फैसिलिटीज से वंचित तो रहा, लेकिन उसको ईश्वर ने उपहारित भी किया,
मतलब उसको ईश्वर ने क्या किया, वो दुखी लोगों की श्रेणी में तो रहा, बहुत दुखी वाले श्रेणी में तो रहा, मतलब कि और चीज़ों से वंचित रहा, सारी चीज़ें रहा, लेकिन उसको ईश्वर ने पुरस्कृत भी किया, उसको ईश्वर ने प्रोत्साहित भी किया। ही गेन्ड फ्रॉम हेवन, मतलब उसको, मतलब कि वो वंचित होने के कारण, मतलब वो वंचित था, इसके बावजूद मतलब वो वंचित था, मतलब कि सुख सुविधाओं से वंचित था, संपन्नता से वंचित था, और तमाम प्रकार के जो फैसिलिटीज थी उससे दूर रहा, लेकिन ईश्वर ने उसको क्या किया, उपहारित भी किया। ईश्वर ने उसको प्रेजेंट किया, ईश्वर ने उसको उपहार दिया, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसके कारण वो फलीभूत हुआ, ईश्वर ने उसको जो है उसकी देख रेख की। अर्थात ऐसा नहीं कि सारी चीज़ों से वो वंचित ही रह गया और उसका जीवन जो है निरस रह गया, ऐसा नहीं। आगे वो कहता है ईश्वर ने बदले में उसे पुरस्कृत भी किया। यद्यपि वह भाग्य, प्रसिद्धि व ज्ञान से वंचित तो रहा। भाग्य, प्रसिद्धि व ज्ञान, ये कहा जाता है कि उसके जीवन में भाग्य, प्रसिद्धि वो ज्ञान, इन चीज़ों का वो अभाव रहा, मतलब ये चीज़ें उसके जीवन में नहीं मिल पाई, लेकिन ईश्वर ने उसको क्या किया, पुरस्कृत भी किया है। ईश्वर ने क्या किया, पुरस्कृत किया। पुरस्कृत का मतलब ईश्वर ने जो चीज़ें उसके जीवन में अभाव के रूप में रही, जिन चीज़ों का उसके जीवन में अभाव रहा, उसको क्या किया, उसको ईश्वर ने भर दिया। द पोएट मीन्स टू से दैट, अब हम आपको आगे बता रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब अभी तो आपको मैंने शॉर्ट संक्षिप्त जो है उसके क्या कहते हैं मीनिंग को मैंने बताया। अब यहाँ देखिए, दो द पोएट वॉज डिप्राइव्ड फ्रॉम फॉर्च्यून, द पोएट मीन्स टू से दैट, द पोएट अगेन सेज दैट, वो अब कवि जो है अब अपने आप को ही कह रहा है। अब चूंकि वो दफनाया जा चुका है, दफनाया जाने के बाद वो हमें, मतलब वो अपेक्षा करता है कि उसके, मतलब जो उसकी जो कब्रें हैं उसमें और क्या चीज़ें होनी चाहिए, इस बात को कहते हुए कह रहा है। क्या कह रहा है कवि के अनुसार, दो द पोएट वॉज डिप्राइव्ड फॉर फॉर्च्यून, मतलब भाग्य से तो वो वंचित रह गया, उसके जीवन में अच्छा भाग्य ही नहीं था, उसके जीवन में अच्छा अवसर ही नहीं प्राप्त हो पाया। सो द पोएट वॉज डिप्राइव्ड, वो मतलब कि फॉर फॉर्च्यून, मतलब कि वो भविष्य की जो चीज़ें थी उससे वो वंचित रह गया। फेम एंड नॉलेज, ज्ञान और प्रसिद्धि से वो वंचित रह गया। भाग्य, ज्ञान और भविष्य, मतलब कि भाग्य, फेम मतलब प्रसिद्धि, और ज्ञान, नॉलेज मीन्स ज्ञान से वंचित रह गया। बट ही वॉज सुटेबली रिवार्डेड बाई नेचर फॉर हिज लॉस, उसके जीवन में जो कमी रह गई थी, उसके जीवन में जो मतलब उसका जो हानि की थी, मतलब उसके जीवन में जो चीज़ें हानि प्रदान की थी, उसको लॉस मीन्स नुकसान जो पहुंचाई थी, उसके लिए ईश्वर ने उसको क्या किया, रिवार्डेड किया, ईश्वर ने उसको पुरस्कृत किया, ईश्वर ने उसको क्या किया, पुरस्कार दिया। ही वॉज गिफ्टेड विथ ए सिंपैथेटिक हार्ट, ही वॉज गिफ्टेड, ईश्वर ने क्या किया उसको, सिंपैथेटिक हार्ट, मतलब कि ही वॉज गिफ्टेड विथ ए सिंपैथिक, एक सहानुभूति प्रकट करने वाले हृदय को प्रदान किया। मतलब ईश्वर ने ही उसके अंदर हृदय प्रकट करने वाले किसको, मतलब सहानुभूति प्रकट करने वाले हृदय को दिया, मतलब ऐसे उसके अंदर सोल डाल दिया जिससे सहानुभूति का अनुभव होता है। अर्थात कवि के कहने का तात्पर्य है कि जैसा कि उसने मैंने पिछले वीडियो में बताया कि वो कहता है कि उसके कब्रों पर ये लिखा जाना चाहिए कि उसको अपने जीवन में ये फला वस्तुएं, ये चीज़ें, ये अवसर, ये ख्यात, ये एजुकेशन, शिक्षा, तमाम चीज़ें नहीं मिल पाई, लेकिन वो कहता है कि अच्छा अब ये चीज़ें नहीं मिल पाई तो वो लिखा जाना चाहिए था। वो कह रहा है कि कब्रों पर वो चीज़ें खुद ही होनी चाहिए था, उसके स्मृति चिन्ह पर खुद ही होनी चाहिए था। और आगे इस पैसेज के माध्यम से, इस स्टेंजा के माध्यम से वो बताता है कि ठीक है, मुझे तो मेरे जीवन में भाग्य, ज्ञान, भविष्य और मतलब प्रसिद्धि, ये चीज़ें तो मैं नहीं प्राप्त कर पाया, लेकिन ईश्वर ने मुझे क्या दिया, सिंपैथेटिक हार्ट, सहानुभूति प्रकट करने वाले हृदय को प्रदान किया, अर्थात उसने मुझे उपहारित किया। ही गेव हिज हार्ट, उसने, ईश्वर ने उनको उसका हृदय दिया। कैसा हृदय, जिससे सहानुभूति प्रकट होती है। ही द गिफ्ट ऑफ गॉड, ये ईश्वर का ही एक उपहार है,
जो हृदय उसको प्राप्त हुआ, अर्थात जिस हृदय की उसको प्राप्ति हुई, वो क्या था? वो ईश्वर के द्वारा ही प्रदान था। टू एवरी माइजरेबल सोल, मतलब अन्य जो कष्टप्रद आत्माएं, कष्टप्रद जो हृदय थे, उसकी अपेक्षा ईश्वर ने मुझे कैसा हृदय दिया? एक ऐसा हृदय दिया जिससे मैं शोक संवेदनाओं को स्पर्श कर सकूं। ही डिजायर्ड फ्रॉम गॉड दिस मच ओनली, मतलब उसकी ये इच्छा होती है, आगे कभी बता रहा है, थॉमस ग्रे बता रहा है कि उसकी इच्छा ईश्वर से और चीज़ों की मांगने की, और चीज़ों को प्राप्त करने की इच्छा नहीं थी। ही डिजायर्ड फ्रॉम गॉड, ईश्वर से उसकी क्या इच्छाएं थी? दिस मच ओनली, ये बहुत है, ये सफिशिएंट है, ये पर्याप्त है। मतलब इन चीज़ों, जो चीज़ें ईश्वर के द्वारा उसको प्रदान की गई, the things, the thought which has been provided by the God, it was sufficient for the poet. He has no excess desire to gain, he has no excess desire to obtain, to get in his life. Why? He was satisfied from these things, which things has been these things have been provided by the God easily, naturally, with the result that परिणाम यह होता है कि the poet was also a sympathetic person, sympathetic soul. He has a sympathetic soul, so he is saying that he is the God has blessed him as giving sympathetic heart, मतलब कि सहानुभूत प्रकट करने वाले हृदय जो ईश्वर द्वारा उसको प्रदान किए गए, उसके लिए जो कवि था वो बहुत ही प्रसन्न था। ही डिजायर्ड फ्रॉम हिज फ्रेंड एज ए ड्रॉप ऑफ ए टीयर ओनली, ही डिजायर्ड फ्रॉम हिज फ्रेंड, वो अपने मित्र, ही डिजायर्ड फ्रॉम गॉड, मतलब ईश्वर से वो अब कुछ नहीं चाहता था, ऐसी इच्छा थी। और लोगों से, अपने मित्रों से क्या चाहता था? एज ए ड्रॉप ऑफ ए टीयर ओनली, मात्र आंसू, दुख। मतलब वो आगे कहता है कवि कि ईश्वर से उसकी यही अपेक्षा थी, लेकिन अपने मित्रों से भी क्या अपेक्षा थी? अपने मित्रों से ये अपेक्षा थी कि उसके ऊपर, मतलब उसके प्रति सहानुभूति रखें, उसके ऊपर आंसू बहा दें, उसके मतलब उसके प्रति, मतलब उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना कर दें कि उसकी आत्मा को हमेशा हमेशा के लिए शांति मिले, उसकी आत्मा जहाँ भी रहे वो शांति मिलती रहे। ऐसा कवि की सोच है, ऐसा कवि बता रहा है। तो आई थिंक दैट the meaning of this passage and the worldly meaning of this passage which has been given, I mean to say that large was his bounty, मतलब उसके प्रति जो उसकी जो उदारता थी, and his soul sincere, उसके जो मतलब आत्मिक प्रबलता उसके अंदर जो थी, वो उन सभी चीज़ों को ईश्वर द्वारा उसको मिला, मतलब ईश्वर द्वारा उसको ये चीज़ें उपहारित की गई। मतलब और चीज़ों से उसको, भाग्य से, प्रसिद्धि से और ज्ञान से, इससे तो वो वंचित कर दिया गया, लेकिन वो मतलब कि अच्छे हृदय वाला, अच्छे आत्मा वाला, अच्छे विचार वाला व्यक्ति बना, क्योंकि इन चीज़ों का उसके जीवन में अभाव रहा, लेकिन जिन चीज़ों की मूल आवश्यकता थी ईश्वर ने उनको उसके जीवन में प्रदान किया। जैसा कि कभी मैं आपको बता रहा हूँ, इन पंक्तियों को बार बार दोहराना चाहता हूँ कि कवि की केवल इच्छा क्या थी? ईश्वर से उतने इच्छा थी। गॉड टू मतलब दिस मच ओनली, मतलब वो ईश्वर से केवल इतने चाहता था। मतलब ईश्वर ने उसके साथ जो किया, मतलब वो उसको जो है मतलब भाग्य, प्रसिद्धि और ज्ञान से वो वंचित तो रह गया, लेकिन ईश्वर ने उसको एक अच्छा सा हृदय दिया, अच्छे से सोच विचार वाला एक हृदय दिया, जिससे वो पूर्ण रूप से जो है संतुष्ट था। तो इसलिए इस पैसेज में ये बताया गया कि ईश्वर से उसकी केवल इतने अपेक्षा थी। ही हैज़ नो एक्सेस डिजायर टू गेट एवरीथिंग, ही हैज़ नो डिजायर टू गेट समथिंग आल्सो, एंड ही डिजायर्ड फ्रॉम हिज फ्रेंड। मतलब यहाँ दो प्रकार के विचार रखे गए हैं। एक तो पहला विचार है कि वह ईश्वर से क्या चाहता था, मतलब ईश्वर ने उसको जो है क्षतिपूर्ति के रूप में क्या दिया? ये सिंपैथेटिक हार्ट दे दिया, और उसकी चूंकि वही इच्छा ही थी कि उसको एक सहानुभूत विचार करने वाला, प्रकट करने वाला, विचार प्रकट करने वाला हृदय चाहिए था, उसको मिल गया। उससे वो पूर्ण रूप से क्या था? संतुष्ट था।
गॉड दिस मच ओनली, लेकिन वो अपने मित्रों से क्या चाहता था, वो अपने मित्रों से ये चाहता था कि उसके मित्रों से उसकी अपेक्षा थी कि एक बूंद आंसू उसके लिए बहा दिए जाएं। ये कवि की अपने मित्रों से अपेक्षा थी। सो द थॉट, देयर आर टू काइंड्स ऑफ थॉट विच हैज बीन डिस्क्राइब्ड। फर्स्ट थॉट of the God, the desire from the God. In the first thought, desire from the God. In the second thought, desire from his friend. मतलब उसके अपने मित्रों की अपेक्षा क्या अपेक्षा थी और ईश्वर की क्या अपेक्षा थी, इस बात को यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया। सो आई वांट टू डिस्कस द लास्ट पैसेज ऑफ दिस पोएम 32। जैसा कि इसमें बताया गया कि ईश्वर ने उनको सिंपैथेटिक हार्ट प्रदान किया, और चीज़ों से तो वो जो है भाग्य से, प्रसिद्धि से और ज्ञान से वंचित रह गया, लेकिन उसको सिंपैथेटिक हार्ट मिलने के कारण ही वाज सेटिस्फाइड आल्सो, बट ही होप दैट दिस वाज सफिशिएंट फॉर हिम which was provided by the God. He desired from God this much only, and desired from his friend a drop of a tear only, और अपने मित्रों से एक आंसू चाहता था। So in this passage, no further seek his merit to disclose, or drew his frailties from their dread a body. There they alike in trembling hope repose a bosom of his father and his God. Frailties means होता है कमजोरी, disclose means dread means होता है भयानक, disclose merit means होता है अच्छाई, they are like in trembling, abode means होता है कब्र, bosom means होता है हृदय, ज्ञान। सो नो फर्दर सीक हिज मेरिट टू डिस्क्लोज। अब कवि आगे बता रहा है, आगे चर्चा करते हैं, द लास्ट स्टेंजा ऑफ दिस पोएम इज दैट द पोएट इन दिस पैसेज, आप देख सकते हैं ये कवि ये कह रहा है, वो अपने मित्रों से, अब उसके जो स्टूडेंट हैं, उसके जो शुभचिंतक हैं, उनसे कुछ अपेक्षाएं आगे कर रहा है। जहाँ यहाँ पर देखिए, उसने केवल एक बूंद आंसू की अपेक्षा की है, मतलब कि उसके ऊपर जो है एक बूंद आंसू बहा दिया जाए, वो उनके प्रति सिंपैथेटिक थॉट होना चाहिए, विचार होना चाहिए, ऐसा। अब यहाँ कह रहा है कि नो फर्दर सीक। अब अपने मित्रों से क्या कर रहा है, कह रहा है कि अब आप लोग जो है मेरे बारे में बहुत आगे, मतलब आगे मेरे बारे में अब आप लोग सर्च मत करना, सर्च करना बंद कर दीजिए। मैंने जो भी किया है, गलत किया है, सही किया है, मतलब हिज मेरिट टू डिस्क्लोज, मतलब कि आप हमारी अच्छाई और बुराई को खोजना बंद कर दीजिए, और वहीं पर सारी चीज़ों को, मतलब सारी चीज़ों डिस्क्लोज मतलब बंद कर दीजिए। मेरी अच्छाई, बुराई, कमजोरी को आप मत, मुझे क्या करिए, आर ड्रीव हिज फ्रेल्टीज फ्रॉम देयर ड्रेड अवॉर्ड, मतलब कि अब हमारे बारे में, मतलब कि जो मैं कब्र में दफना दिया गया हूँ, मतलब कि हमारी जो कमजोरियां हैं उसको आप मत उठाइए। मतलब वो क्या कहते हैं, साहित्यकारों से, लिटरेरी क्रिटिक्स, मतलब कि साहित्य के आलोचकों, साहित्यकार या साहित्यिक आलोचकों से, और जीवन कथा लिखने वाले बायोग्राफर्स जो हैं, उनसे वो अपेक्षा करता है कि महोदय आप लोग अब मेरे बारे में, मेरी अच्छाई और बुराई को मत खोजिए। मैंने अपने जीवन में क्या अच्छाई किया, क्या बुराई किया, इन सब चीज़ों पर आप विचार मत करिए। देयर दे अलाइक इन ट्रेम्बलिंग होप रिपोज, मतलब कि मेरे जीवन में जो आशा की किरण है, मेरे जीवन में जो मैं जीना चाहता हूँ जिस ढंग से, उसमें किसी प्रकार से व्यवधान उत्पन्न मत करिए। द बोजम ऑफ हिज फादर एंड हिज गॉड, मतलब उसका जो हृदय है, द बोजम ऑफ हिज फादर, उसके ईश्वर का, मतलब उसके मतलब कि आगे, मतलब वो कभी ये कहना चाहता है कि हमारे बारे में अच्छाई और बुराई की खोज मत करिए, क्योंकि ईश्वर मुझे बुराइयों के लिए, मैंने जो गलत कार्य किया है, शायद उसके लिए वो मुझे माफ़ कर देगा। इसलिए आई मीन टू से दैट, वो कहता है कि उसके अंदर जो अच्छाई रही होंगी, मतलब उसके अंदर जो सद्गुण रहे होंगे, वो जो है पुरस्कृत किए जाएंगे, ऐसा उसकी उम्मीद है। और उसके अंदर जो दोष होंगे, ईश्वर उसके लिए माफ़ कर देगा। मतलब द बोजम ऑफ हिज फादर, मतलब उसके अंदर, उसके पूर्वजों के अंदर उसके
पूर्व में उसके शरीर मतलब उसके सोच के अंदर जो बुराइयां होंगी, जो अवगुण होंगे, उसके लिए क्या करेगा, इसको उसको माफ कर देगा। और अर्थात अब हमारे बारे में आप आगे मत सोचिए, मेरी बुराइयों को, मेरे अच्छाइयों के, मेरी कमजोरियों को आप उजागर करने की कोशिश मत करिए। मतलब जीवन लेखकों से कहता है जो, और साहित्य आलोचकों से कहता है कि मेरी आलोचना मत करिए, मेरे बारे में इन सब चीज़ों को मत लिखिए। द लाइफ ऑफ द पोएट was sufficient in itself, and the merit and demerit which has been acted, which has been done by the poet was sufficient in itself। मतलब वो कहता है कि उसके कमजोरी, उसकी अच्छाई और बुराई सब अपने आप में परिपूर्ण थे। these thoughts was considered, जो विचार उसके द्वारा उत्पन्न किए गए, बताए मतलब कि विचार किए गए, उसमें जो अच्छाई रही हो चाहे बुराई रही हो, मतलब ये कहता है कि मेरे अंदर ये अच्छाई होगी, आप लोग उसको उजागर मत करिए। ही ओनली बिलीव ऑन द जस्टिस ऑफ गॉड, वो ईश्वर के न्याय पर विश्वास करता है। द डिमेरिट्स विच आर कंसिडर्ड बाय द बायोग्राफर एंड द लिटरेरी क्रिटिक, it is only forbidden, it is only forgotten by the God if it is demerit. It is full of, this thought was full of demerit, it is also neglected by the God. And the merit and the qualities which has been acted or performed by the poet in all over the life, or all over the life of the poet, will be renowned, will be rewarded by the God. So I think the literary critics and the biographer of Gray, मतलब वो कहता है, किससे कहता है, जो उसके आलोचक हैं, उसके जो जीवन कथा लिखने वाले लेखक हैं, उन सबसे ग्रे जो है, थॉमस ग्रे है, वो एक अपेक्षा करता है। वो एक क्या कहता है कि आप लोग मेरी अच्छाई और बुराई को प्रकट करने की कोशिश मत करिए। I mean to say that they should not show merit and demerits which are related of the poet's life. So he hopes that the literary critics, आलोचक जो आलोचना लिखते हैं, बायोग्राफर जीवन कथा लिखते हैं, ऑफ ग्रे, मतलब ग्रे अपने लोगों से, अपने मतलब उसके जो मित्र हैं, उसके जो फ्रेंड्स हैं, जो लिटरेरी क्रिटिक्स हैं एंड द बायोग्राफर हैं, उनसे वो कह रहा है कि आप दे शुड नॉट ट्राई टू डाइवोल्ज, मतलब उनको प्रकट करना नहीं चाहिए क्या, द पोएट्स मेरिट एंड होलीज, मतलब उसकी अच्छाई और बुराई को। फॉर एवरी इंडिविजुअल इज ए मिक्सचर ऑफ गुड एंड बैड, जैसा कि ये बताया उसने कि जो जीवन है वो मतलब कि गुण और दोषों का एक मिश्रण है। जीवन में गुण और दोष, अच्छाई और बुराई, मतलब गलत और सही, ये दोनों चीज़ें जो है एक साथ आती रहती हैं। फॉर एवरी इंडिविजुअल, मतलब प्रत्येक लोगों के जीवन का वैयक्तिक जीवन का ये एक प्रकार से दोष और अच्छाई और बुराई, गुण और दोष, एक उसके वैयक्तिक जीवन का मिश्रण होता है। प्रत्येक लोगों के वैयक्तिक जीवन का एक मिश्रण है क्या, बैड एंड गुड, मतलब अच्छाई और बुराई। इसलिए कवि कह रहा है, डियर लिटरेरी क्रिटिक्स एंड बायोग्राफर, दे शुड नॉट शो मेरिट एंड डिमेरिट अबाउट which points are related to the poet, or the activities which is not good, which is not bad, they should not show, they should not divulge, मतलब उनको प्रकट नहीं किया जाना चाहिए। वाई द पोएट मेरिट्स एंड फोलिज, मतलब उसके अच्छाई और बुराई को नहीं प्रकट किया जाना चाहिए। क्यों? फॉर एवरी इंडिविजुअल, ये प्रत्येक लोगों के वैयक्तिक, मतलब ये प्रत्येक लोगों का वैयक्तिक मिश्रण है जीवन, अच्छाई और बुराई, मतलब ये प्रत्येक लोगों के जीवन, वैयक्तिक जीवन का एक मिश्रण है। सो ही अगेन सेज दैट एज सच द पोएट वुड लाइक टू लाई इन द बॉजम ऑफ इन डिस्टर्ब्ड एंड सेक हिज मर्सी, मतलब वो कहता है कि हमको जो है अब लाई इन द बॉजम ऑफ इन डिस्टर्ब, हमको मतलब किसी भी प्रकार से व्यवधान उत्पन्न न करने वाला व्यक्ति,
की भांति, मतलब ऐसा व्यक्ति मुझे आप लोग इस प्रकार से, जिस व्यक्ति को आप लोग किसी प्रकार से डिस्टर्ब नहीं करते हो, ऐसे व्यक्ति की भांति मुझे भी रहने दीजिए। एंड सीक हिज मर्सी, और मेरी सहान, और क्या करिए, लाई इन द बाजम ऑफ इंडस्टर एंड सीक हिज मर्सी, मेरे प्रति आप लोग सहानुभूति प्रकट करिए। अभी यहाँ तो अपने मित्रों से आंसू बहाने की बात करता है, लेकिन यहाँ ये कहता है कि मुझे आप लोग डिस्टर्ब मत करिए, मेरे प्रति आप सहानुभूति, मेरे प्रति आप दया दिखाने की कोशिश करिए, मतलब मेरे प्रति आप लोग दयावान बनने की कोशिश करिए, और मेरे बारे में, मेरे जीवन के बारे में, अच्छाई और बुराई के बारे में, कमजोरियों के बारे में जो है अब आगे मत सोचने दीजिए। मुझे शांतिपूर्वक अपनी कब्र में, अर्थात मेरा जो रेस्ट मतलब जीवन है, मतलब कि वो अब कब्र में जो चला गया है उसको भी अपना वो जीवे एलाइव जो है ड्यूरिंग टाइम मानता है, उसको भी कह रहा है कि वहाँ मुझे अब शांतिपूर्वक रहने दीजिए, मेरे प्रति आप लोग अब दया दिखाइए, सहानुभूति प्रकट करिए, मेरे बुराई और अच्छाई को शो करने की, प्रदर्शित करने की कोशिश मत करिए। द पोएट अगेन सेज दैट, the poet means to say that at last, the poet means to say that there should be no soul, the foolish and the demerit of the poet, मतलब ये कवि अब अंतिम बातें ये कहना चाहता है। अब चूंकि ये कविता का अंत होने जा रहा है, इसलिए आप लोग जो है थोड़ा सा ध्यानपूर्वक इसको समझिए। उसके सद्गुण, मतलब ये कहता है कि देखिए, मेरे बारे में आप लोग ज़्यादा टीका टिप्पणी मत करिए। कवि अपने बारे में कहता है कि हमारे जो आलोचक हैं, हमारे जो जीवन कथा लिखने वाले मित्र हैं, उन लोगों से यहाँ पर जिस प्रकार से उसने एक पॉइंट की अपेक्षा की है, क्या उसने ये कहा कि मैंने ईश्वर से जो चाहा था ईश्वर ने मुझे दिया, मतलब मेरे वो जो हमारे अंदर जो अवगुण हैं, हमारे अंदर जो दोष हैं, उसको ईश्वर ने क्षमा किया, मुझे एक सिंपैथेटिक हार्ट प्रदान किया। आप लोगों से मैं एक आंसू चाहता हूँ, मतलब एक बूंद आंसू मेरे जीवन पर, मेरे कब्र पर, मेरे मतलब उसमें ग्रेव पर जो है बहा दिया जाए, बस ये अपेक्षा करता हूँ। और इसमें उसी अपेक्षा के अंतर्गत, उसी अपेक्षा के संदर्भ में कहता है कि नो फर्दर सीक, मतलब आगे मत खोजिए कुछ, हिज मेरिट्स टू डिस्क्लोज, अब यहीं पर वो कहानी बंद कर दीजिए। आर ड्रीव हिज फ्लैट फ्रॉम देयर ड्रेड अवार्ड, मतलब मेरे भयानक, मतलब मेरे अंदर जो कमजोरियां हैं, मेरे अंदर जो भयानक दोष है, मेरे अंदर जो भयानक भाव है, उन सब चीज़ों को क्या करिए, उन सब कमजोरियों को भी आप खोजने की कोशिश मत करिए, क्योंकि आगे वो बता रहा है कि जो जीवन है वो अच्छाइयों बुराइयों का एक मिश्रण है। इसलिए मेरे अंदर जो कमी होगी, मेरे अंदर जो अवगुण होंगे, उसके लिए ईश्वर मुझे माफ़ करेगा। इसलिए, और अगर मेरे अंदर जो गुण होंगे, ईश्वर का न्याय सिंहासन, ईश्वर जो है इसका क्या कहते हैं, उसका इतना बड़ा जो है वो न्याय सिंहासन है, इतना बड़ा उसका क्या कहते हैं स्वर्ग है, कि वो मेरे अच्छाइयों बुराइयों को, जो बुराई होंगी उसको माफ़ करेगा, जो अच्छाई होंगी उसको जो है उसके लिए पुरस्कृत करेगा। और मैं अब अपेक्षा करता हूँ, जैसा कि मैंने बता दिया, जैसा कि कभी नहीं बताया कि जीवन है अच्छाइयों बुराइयों का एक मिश्रण है, और अपने आलोचकों से, अपने जीवन कथा लेखकों से वो अपेक्षा करता है कि वैयक्तिक रूप से जो है मेरे अंदर जो बुराई थी उसको प्रकट करने का प्रयास मत करिए, और मेरे प्रति अब केवल दया दिखाइए, मेरे प्रति केवल सहानुभूति रखिए। इस प्रकार से यह जो कहानी है, यह जो मतलब कि कविता है थॉमस ग्रे की एन एलर्जी रिटेन इन कंट्री चर्च, ये समाप्त होती है। और मैं अभी थोड़ा सा इसके कुछ जो हिज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, मैं उसको थोड़ा सा अभी चर्चा कर रहा हूँ, आप लोग देखते रहिए। तो इस प्रकार से जो कहानी का जो अर्थ है, कहानी का जो भावार्थ था, पूरी जो कविता थी, वो टुडे द होल पोएम, all passages of this poem has been today finished, and so I want to discuss about the some remarkable and important lines and the questions which can be asked in the examination. So आप लोग जो है देखते रहिए। अब थोड़ा सा हम उसके कुछ क्वेश्चंस को चर्चा करते हैं, और जबकि ये जैसा कि ये स्टेंजा जो है आज समाप्त होता है। थोड़ा सा इसी के संदर्भ में हम कहना चाहेंगे कि देखिए,
जो कविताएं होती हैं उसका जो भावार्थ होता है, उसके जो अर्थ होते हैं वो कई प्रकार से व्यक्त किए जा सकते हैं। इसलिए मैंने शॉर्ट व्यू में मतलब संक्षिप्त विचारों के साथ मैंने कविता का जो भावार्थ, कविता का जो अर्थ, उसकी जो व्याख्या मैंने प्रकट किया है। आई होप टू द स्टूडेंट्स दैट द स्टूडेंट्स शुड नो अबाउट themselves with the help of the meaning of the passage, meaning of the poem, and they should know about the simple meaning, about the simple thought of the poet, of the poem, which are described by the poet and which are the meaning of the poem। जैसा कि एन एलिजी रिटेन कंट्री चर्चार्ड नाम की जो कविता है, थॉमस ग्रे ने इसको कहा है, इस कविता का मूल उद्देश्य क्या होता है, इस कविता को उसने क्यों लिखा, इस कविता का हमारे सामाजिक जीवन में क्या मतलब उपयोग है, क्या प्रयोग है, इन सब चीज़ों को स्टूडेंट को सर्च करना चाहिए। एंड दे शुड नो एंड दे शुड सर्च, दे शुड सीक द थीम ऑफ द पोएम, द मेन थॉट ऑफ द पोएट एंड हाउ did he write such kind of poem in their syllabus, so and what kinds of inspiration give such kind of poem in the life of the student। So by saying something, the stanzas has been finished, has been completed। so इसमें जो भी चीज़ें, जो भी कमी रह गई हो, मैंने जो है प्रयास करके कविताओं का थोड़ा सा सारांश, उनका भावार्थ लिख करके अपने शब्दों में, सरल शब्दों में मैंने व्यक्त किया। सो सॉरी फॉर डिस्कशन व्हाट काइंड्स ऑफ लॉक, व्हाट काइंड ऑफ शॉर्टेज, व्हाट काइंड ऑफ लॉक एंड जो भी चीज़ें छूट गई हों, हमारे द्वारा वो एक्सप्लेन न किया गया हो, हम उम्मीद करते हैं स्टूडेंट से ये लोग खोजें और खोज करके जो है उसको लिखें, और जो कमी हो उसको जो है और अच्छे ढंग से उसको जानने की कोशिश करें। क्योंकि इट इज़ सेड दैट द मीनिंग ऑफ द पैसेज एंड द मीनिंग ऑफ द पोएम कैन नॉट एक्सप्रेस इन द सेम वर्ड्स। वाई दिस इज लिटरेचर, मतलब उसको सेम शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। इट इज ओनली एक्सप्रेस द फीलिंग ऑफ द पोएम, द फीलिंग्स ऑफ द पोएट, मतलब कवि के भावनाओं को व्यक्त किया जाता है। जैसा कि आप और कविताओं को मैंने अभी एक्सप्लेन किया है और डिस्कशन दिया है मैंने, तो आप देख सकते हैं कि जो शब्द होते हैं उनको हूबहू वैसे एड्रेस नहीं किए जाते हैं। उन कवि के कहने का जो भाव होता है, जैसे यहाँ पर आपने देखा, ये देखिए नो फर्दर सीक, मतलब कि आगे अब कुछ मत खोजिए, मतलब आगे कुछ नहीं खोजा जाना चाहिए। तो इसका मतलब अब देखिए यहाँ पर भाव है, कवि ये कहना चाहता किससे, लिटरेरी क्रिटिक्स से, मतलब उसके जो साहित्यिक आलोचक हैं उनसे उम्मीद करना चाहिए। नो फर्दर सीक मतलब आगे मत खोजिए। अब ही इज एड्रेसिंग टू हिज डियरेस्ट लिटरेरी क्रिटिक्स एंड बायोग्राफर, मतलब यहाँ पर अब देखिए लिटरेरी क्रिटिक्स और बायोग्राफर को इंडिकेट करते हुए कह रहा है आप ग्रे शुड नॉट ट्राई टू डाइवर्ज, मतलब वो अब चीज़ें न प्रकट करें। कौन सी चीज़ें जो कवि के जीवन में और कवि के अंदर जो कमी है, जो मतलब कमजोरी है, जो अच्छाई है, बुराई है। तो इसी प्रकार से माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई हैव फिनिश्ड द पोएम एन एलिजी रिटेन इन कंट्री चर्चार्ड एंड द नेसेसरी वर्ड्स एंड नेसेसरी मीनिंग व्हिच हैज बीन इनकम्प्लीटेड बाय मी। On behalf of the poem An Elegy Written in Country Chart, you should search and likely discuss and likely explained by yourself. So it is a good method of discussing about the poem and knowing about know about the poem. So I hope that the students should like this video. Thank you very much. आगे मैं थोड़ी सी इससे संबंधित जो प्रश्न है उसको भी बताने जा रहे हैं, उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जैसा कि पैसेज जो है वो कंप्लीट कर दिया गया है, पूरी कहानी कविता समाप्त हो गई है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस हैं
These questions are very interesting and very easy, which are related to the life of Thomas Gray. So it can be considered, it can be read, it can be studied by the students in the general way, in the general concept. Why? The computational questions which are related to the life of Thomas Gray, these questions are very important, and in the higher level examinations these questions should be asked. So the first question, when was Thomas Gray born? जैसा कि इन questions को मैंने introduction of the poem Energy Written in Continuous Charge has been described. So the question, when was Thomas Gray born, it was discussed before the explaining of the passage, explaining of the poem. So William Shakespeare, I'm sorry, Thomas Gray was born, I am sorry, it was only discussing on the life of Thomas Gray. So Thomas Gray, who has written this poem and composed this poem, and he was the writer of this poem, an elegy poem. So when was Thomas Gray born? It is very simple question. It is related to the life of birth of the date of Thomas Gray. So he was born on 20 December in 1716. 1716 में 20 दिसंबर 1716 में उसका जन्म हुआ था. In the second part, when did Thomas Gray die? थॉमस ग्रे की मृत्यु कब हुई? 13 जुलाई 1771, 17 जुलाई 1771 को उसकी मृत्यु हुई. सो further saying, when did he wrote an elegy written in Continuous? It is very important why you have studied about this elegy poem. So you should know about the publishing and writing date of the poem. When did he wrote an elegy written in Continuous Charge? So it is written and perhaps published 1751. मतलब 1751 ये प्रकाश में आया. आप लोग ऐसे जानते रहे कि इसका प्रकाशन मतलब ये प्रकाश में कब आया? 1751 में. When did he write? आप ये कह सकते हैं कि when did he write and it published. ये पब्लिकेशन डेट कुछ और होगा, मतलब कि पहले है, लेकिन आप ये लिख सकते हैं कि ये 1751 में लिखा गया, पब्लिश्ड हुआ. When did he write द प्रोग्रेस ऑफ पोएट्री एंड बार्ड? ये भी एक प्रकार की कविता है जो 1757 में थॉमस ग्रे द्वारा लिखी गई. सबसे इम्पोर्टेंट है ओड एंड डेथ ऑफ ए फेवरेट कैट नाम की एक उसने गीत, मतलब एक उसने गीत काव्य लिखा था, गीत लिखा था. ओड मतलब एक गीत, ऑन द डेथ ऑफ ए फेवरेट कैट मतलब एक लोकप्रिय उसकी एक बिल्ली थी जो एक टब में डूब करके मर गई थी, उस पर उसने कविता लिखा था, वो 1748 ईस्वी में. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिमार्केबल क्वेश्चन विच हैज बीन आस्क्ड इन एनी टाइम एग्जामिनेशन. ओड ऑन द डेथ ऑफ फेवरेट कैट मतलब एक गीत जो उसके एक लोकप्रिय मतलब उसके प्रिय बिल्ली के ऊपर लिखा था. मतलब थॉमस ग्रे ने बिल्ली के ऊपर एक कविता लिखा था जो है 1748 में प्रकाशित लिखी गई. हु रोट ल्यूसिडास? यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ल्यूसिडास का लेखक कौन है. तो इट इज वेरी सिंपल, सो यू कैन राइट एंड से दैट थॉमस ग्रे वाज द राइटर ऑफ ल्यूसिडास. सो इस प्रकार से मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन का मैंने जो है डिस्कशन किया, और क्वेश्चन विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, सम क्वेश्चन आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. But in the period of studying, you can study, you can read, you can explain some rest questions which are not being explained. जो मतलब वो व्याख्या जिसकी व्याख्या नहीं की जा रही है, which are not being taught, which are not being addressed. So I hope that you will explain, you will study about the rest questions which are related to the an elegy written in Continuous Charge and your poet थॉमस ग्रे. जैसा कि आप लोग जानते हैं कुछ और क्वेश्चंस हैं जिसको हमने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है, उसका डिस्क्राइब उसको नहीं किया है, वो
थॉमस ग्रे से रिलेटेड हैं, इस कविता से रिलेटेड हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ, आई होप दैट यू विल आल्सो study about the rest questions which has not been explained and studied or narrated by me. So thank you very much.